नमस्कार, मैं मुरली मनोहर गोस्वामी आप सभी का डिजिट क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं नवम वर्ग का मैथ। इसके अंतर्गत हम लोग आज सीखेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में, बहुपद के बारे में। यह टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता भी है। मैं शुरू करता हूँ पॉलिनोमियल्स, जिसे आप लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मैं बहुपद किसे कहते हैं ये मैं बतलाता हूँ। चर, अचर, चर के गुणांक तथा ऋणेतर घातांक के जोड़, घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, एक्स क्यूब प्लस 5x, सेवन एक्स, 10 इत्यादि बहुपद हैं। बहुपद की परिभाषा को अच्छे ढंग से समझने के लिए इसमें कुछ शब्द आए हैं जिसे अच्छे से समझ लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे चर, अचर, चर के गुणांक, ऋणेतर घातांक और एक शब्द आया है बीजगणितीय व्यंजक। सबसे पहले मैं आप लोगों को बीजगणितीय व्यंजक के बारे में ही बतला देता हूँ। आप लोग नीचे के कक्षाओं में पढ़े होंगे, 7 में, 8 में और 9 में भी देखे होंगे कुछ इस टाइप का समीकरण, जैसे 3x प्लस 2y लिखा हुआ है या 5x स्क्वायर 3x प्लस 5। इस टाइप के जो भी व्यंजक हैं इसे बीजगणितीय व्यंजक कहा जाता है। यहाँ पर शब्द जो आया है चर और अचर, इसे भी समझ लें। इस बीजगणितीय व्यंजक में x को चर कहेंगे, y को चर कहेंगे। इस बीजगणितीय व्यंजक में x चर है, यह भी चर है। और इस बीजगणितीय व्यंजक में अचर किसे कहेंगे? x के साथ जो गुणा के रूप में यह संख्या है 3, इसे हम लोग अचर कहेंगे। y के साथ जो गुणा के रूप में है इसे अचर कहेंगे। 5 को अचर कहेंगे, 3 को अचर कहेंगे। इस तरीके से आप समझ गए चर हम लोग किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं। एक है चर के गुणांक। जैसे यदि मैं पूछूं आपसे कि x का गुणांक क्या है, अर्थात x के साथ गुणा के रूप में क्या है, तो आप बोलेंगे 3। y का गुणांक क्या है, तो आप बोलेंगे निश्चित तौर से 2। तो ये जो 3 और 2 है इसे हम लोग चर के गुणांक कहते हैं। इसके बाद एक शब्द आ रहा है ऋणेतर घातांक। बहुपद में जो समीकरण दिए हुए रहेंगे उसमें चर का घात माइनस में नहीं होना चाहिए। ऋणेतर घातांक, ऋणेतर घातांक मतलब पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। यदि इस बीजगणितीय व्यंजक में पावर हो जाता, यदि इस तरीके से x का पावर -2 प्लस 2x, तो यह बहुपद का उदाहरण नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर चर का घात माइनस में हो गया। हमेशा आप याद रखेंगे बहुपद में चर का घातांक हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है।
इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि बीज गणितीय व्यंजक जितने भी हैं वो सारे बहुपद या पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकते हैं, लेकिन जितने भी बहुपद हैं वे बीजगणितीय व्यंजक निश्चित रूप से होंगे। क्योंकि अभी यह जो मैं एग्जाम्पल्स आपके सामने दिखलाया यह बीजगणितीय व्यंजक है, लेकिन यह बहुपद नहीं है। इससे साबित हो जा रहा है कि सभी बीजगणितीय व्यंजक बहुपद नहीं होंगे, लेकिन बहुपद बीजगणितीय व्यंजक होंगे। जैसे यह जो एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने लिखा है बहुपद का, ये सारे बीजगणितीय व्यंजक होंगे। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, इस बिंदु को। आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, एक बहुपद में निम्नांकित व्यंजक नहीं हो सकते हैं। नंबर 1, व्यंजक जिसमें कोई चर हर के रूप में है बहुपद नहीं होता है। यदि कोई बहुपद का उदाहरण दिया हुआ है और उसमें चर जैसे कि x नीचे है, अर्थात 1/x के रूप में है, या 2/x-1 के रूप में है, या 1/x-2 के रूप में है, यदि इस टाइप का रहेगा तो वह बहुपद नहीं होगा। इसे अच्छे ढंग से याद रखेंगे। नंबर 2, व्यंजक जिसमें किसी चर का घात ऋणात्मक हो बहुपद नहीं कहलाता है। जैसे वैसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर का घात -2 अर्थात ऋणात्मक है वह बहुपद नहीं होगा। 3x² प्लस x का पावर -3। यहाँ देखें, इस बीजगणितीय व्यंजक में इस चर का घात माइनस में दिया हुआ है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। तीसरा, कोई भी भिन्न वाले घातांक जैसे कि √x का वैल्यू होता है, रूट यदि हटता है तो x का पावर 1/2 हो जाता है। तो यहाँ पर चर का जो पावर है सो बटा के रूप में है, भिन्न के रूप में है। कभी भी बहुपद में चर का पावर भिन्न के रूप में नहीं हो सकता है। यदि बहुपद में किसी भी चर का घात भिन्न के रूप में है तो आप समझ जाएं कि वह बहुपद का उदाहरण नहीं है। ठीक है, ये सब बतलाना मुझे इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जो एक्सरसाइज मैं आप लोगों को बतलाऊंगा वह इससे संबंधित होगा। जब आप ये नहीं समझेंगे तो एक्सरसाइज बनाने में आपको दिक्कत होगा। अब हम लोग सीखेंगे गुणांक, कोएफिशिएंट। गुणांक किसे कहते हैं? बहुपद के किसी पद का गुणन कारक उस पद का गुणांक कहलाता है। जैसे एक बहुपद का उदाहरण मैं ले रहा हूँ 3x² + 2y + z + 1। इस बहुपद में x² का गुणांक कितना होगा? x² के साथ गुणा के रूप में जो अचर है वह क्या है? 3। तो x² का गुणांक बराबर 3। y का गुणांक क्या होगा? 2। z का गुणांक क्या होगा? 1, क्योंकि z के साथ 1 गुना के रूप में छुपा हुआ रहता है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि z का गुणांक 1 है। अब हम लोग सीखेंगे कि पद के अनुसार बहुपद के प्रकार।
पद के अनुसार बहुपद के कितने प्रकार हैं, इसे हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे। पहला है एक पदी बहुपद, मोनोमियल। जब किसी व्यंजक में केवल एक ही पद हो तो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे 3x, 3x में केवल एक पद है। 2x², इसमें भी केवल एक पद है। 5xyz, यह भी एक पद है। 10ab, यह भी एक पद है। 3x4y3, यह भी एक पद है। ये सारे एक पदी बहुपद हैं, जिसे हम लोग अंग्रेजी में मोनोमियल कहते हैं। द्विपदी बहुपद, जब किसी बीजीय व्यंजक में दो पद प्लस या माइनस चिन्हों से जुड़े होते हैं तो वे द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, 2x एक पद है, 5 दूसरा पद है। ये दोनों पद प्लस चिन्ह से जुड़े हैं। इस उदाहरण में 3x और 5y दो पद हैं जो माइनस चिन्ह से एक दूसरे से जुड़े हैं। यहाँ पर 2x² और 3 दो पद हैं जो प्लस चिन्ह से जुड़े हैं। तो इन उदाहरणों को हम कहेंगे द्विपदी बहुपद, बाइनोमियल। इसी प्रकार त्रिपदी बहुपद, जब बीजीय व्यंजक में 3 पद प्लस या माइनस चिन्हों से जुड़े हों तो वह त्रिपदी बहुपद कहलाता है। जैसे 2x + 3y + 5। यहाँ देख लें कितने पद हैं, कितने टर्म्स हैं, 1 2 3। इस बहुपद में 3 पद हैं, इसलिए इसे हम लोग कहेंगे त्रिपदी बहुपद। इस बहुपद में कितने पद हैं देख लें, 1 2 3, इसलिए इसे भी हम त्रिपदी बहुपद कहेंगे। आप लोग भली भांति समझ गए होंगे एक पदी बहुपद मोनोमियल, द्विपदी बहुपद बाइनोमियल और त्रिपदी बहुपद ट्राइनोमियल किसे कहते हैं। इसे आप लोग निश्चित रूप से याद करेंगे। अब हम लोग अध्ययन करेंगे बहुपद की घात, द पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स। किसी बहुपद px के अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। जैसे एक पॉलिनोमियल्स के उदाहरण हम लेते हैं, px = 5x + 3। इस बहुपद में चर x का घात 1 है, क्योंकि x का पावर कुछ लिखा हुआ नहीं है। इसका मतलब समझ लें कि इसका पावर 1 है जो छुपा हुआ है। अतः px बहुपद में बहुपद की घात 1 हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, px = 5x² + 3x + 4 में बहुपद की घात 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर x का घात 2 है, यहाँ पर x का घात 1 है। तो इस प्रकार चर का अधिकतम घात 2 हुआ, इसलिए हम कहेंगे कि बहुपद की घात बराबर 2। किसी भी बहुपद में चर का जो अधिकतम घात होगा वही बहुपद की घात होगा। नेक्स्ट, शून्य बहुपद किसे कहते हैं। अचर बहुपद 0 को शून्य बहुपद कहा जाता है। अचर बहुपद एक नया शब्द आ रहा है। जितने भी संख्या है, जैसे 3 -5 8 9 10, ये सारे नंबर अचर बहुपद कहलाते हैं। और शून्य बहुपद, अचर बहुपद 0 को शून्य बहुपद कहा जाता है। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है।
शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित कैसे होती है, सोच समझ लें। शून्य एक अचर बहुपद है। शून्य को हम लिख सकते हैं 0 गुना x का पावर 2। x का पावर 2 को 0 से यदि गुना किया जाए तो 0 आएगा। इस परिस्थिति में बहुपद की घात 2 होगा। 0 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 0 गुना x का पावर 3, क्योंकि x का पावर 3 को हम 0 से गुना करेंगे, इस स्थिति में भी 0 आएगा, लेकिन यहाँ पर बहुपद की घात 3 हो जाएगा। 0 गुना x का पावर 4, इसका वैल्यू भी 0 आएगा और इस बहुपद के लिए बहुपद की घात 4 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 0 बहुपद के लिए बहुपद की घात 2, 3, 4, 5 चेंज कर रहा है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है। अब हम लोग अध्ययन करते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। जैसे यह एक बहुपद है 4x + 5, इसमें चर का पावर 1 है, इसलिए हम इसे रैखिक बहुपद कहेंगे। दूसरा उदाहरण है 2y, यहाँ भी चर का पावर 1 है, इसलिए इसे भी रैखिक बहुपद कहेंगे। तीसरा उदाहरण t + √2 है, यहाँ भी चर का पावर 1 है, इसलिए इसे भी हम रैखिक बहुपद कहेंगे। इस तरह से जो भी बहुपद होगा और जिसका चर का पावर 1 होगा, अधिकतम चर का अधिकतम पावर 1 होगा, वह रैखिक बहुपद कहलाएगा। द्विघाती बहुपद। दो घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहा जाता है। जैसे 5 - y², यह एक बहुपद है जिसमें चर का घात 2 है, इसलिए इसे हम द्विघाती बहुपद कहेंगे। दूसरा उदाहरण 4y + 5y², इसमें भी चर का अधिकतम घात, इस चर का घात 1 जबकि इस चर का घात 2 है, अर्थात इस बहुपद का अधिकतम घात 2 है, इसलिए इसे हम द्विघाती बहुपद कहेंगे। त्रिघाती बहुपद। 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहा जाता है। जैसे 4x³, यहाँ देखें चर का पावर 3 है, इसलिए इसे त्रिघाती बहुपद कहेंगे। इस बहुपद में भी चर का पावर 3 है, इस बहुपद में भी चर का अधिकतम पावर 3 है, और इस बहुपद के लिए भी चर का अधिकतम पावर 3 है, और इस बहुपद के लिए भी चर का अधिकतम पावर 3 है। इसलिए ये सारा उदाहरण त्रिघाती बहुपद का उदाहरण होगा। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थोड़ा परिभाषा ज़्यादा हो गया है इसमें, और नया नया शब्द, नए टाइप का परिभाषा है। इसे याद रखने के लिए आप लोगों को थोड़ा अभ्यास करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। एक बार समझ के याद कर लेंगे, उसके बाद 2-3 दिन के बाद पुनः रिवाइज करेंगे। कुछ समय अंतराल के बाद 3, 4, 5 बार रिवाइज यदि कर लेते हैं तो यह आपके मस्तिष्क में अच्छे ढंग से बैठ जाएगा, और इसके बाद यदि आप चैप्टर्स बनाएंगे तो बहुत आसानी से चैप्टर बनेगा, भूलेंगे नहीं, गलती नहीं होगा। आप लोगों ने धैर्य से
आज के वीडियो को देखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।